पहले इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा और आज की सबसे बड़ी चर्चा उस पर आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सेबी ने फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एफएनओ के नियम दरअसल कुछ सख्त किए गए हैं और उसी का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहले तो जो मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट डेरिवेटिव्स के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख के नीचे नहीं होगा, ये मेंशन कर दिया गया है। एक एक्सचेंज पर हफ्ते में सिर्फ एक ही एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी, ये भी ऐलान हो चुका है। सारे मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए वो पॉइंटर्स, और उस पर हम बात करेंगे क्योंकि इस पूरे बिजनेस को कैसे पढ़ा जाए ये समझना ज़रूरी है। ऑप्शन खरीदारों से अपफ्रंट मार्जिन लेने की ज़रूरत है। एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड पर मार्जिन का फ़ायदा अब नहीं मिलने वाला है ट्रेडर्स को, और इंट्राडे पोजीशंस पर लिमिट की निगरानी होगी। ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं। इंडेक्स एक्सपायरी के दिन भी ऑप्शन राइटर्स से ज़्यादा मार्जिन वसूलने की बात सेबी ने की है। अब इनके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे ये समझने के लिए हमारे साथ असित बरनपति हैं। और असित, हम सब जानते हैं एक माहिर ऑप्शन ट्रेडर हैं। असित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। हमने जब आपसे चर्चा करना शुरू की थी सीएनबीसी आवाज़ पर, हम सब जानते हैं, इनफैक्ट आपके सभी मित्रगण जो आप लोगों को जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपको जानते हैं एक ऑप्शन बायर के तौर पर। तो मुझे बताइए, ये जो अपफ्रंट प्रीमियम वसूलने का फैसला आ रहा है, इसका आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आप ही नहीं, आप जैसे दूसरे ऑप्शन बायर्स पर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? मॉर्निंग हर्षिता मैम, नाइस टू बी बैक ऑन योर शो। मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग का जो प्रीमियम अपफ्रंट कलेक्शन के बारे में बात हुआ जा रहा है, काफी सारे ब्रोकर्स ऑलरेडी अपफ्रंट पेमेंट ले रहे हैं। आई थिंक कुछ ब्रोकर्स होंगे शायद वो पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं कलेक्ट कर रहे होंगे, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, क्वाइट अ फ्यू ब्रोकर्स जहाँ पे कि हम ऑप्शन बाई करते हैं। जैसे हम बैंक निफ्टी का 52,500 का पुट अभी बाई करेंगे, जैसे 400 रुपये चल रहे, तो 400 रुपये इंटू 1000 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इफ देयर इज एनी फाइनल पॉइंट्स, बट इट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, इट इज ऑलरेडी इन द काइंड ऑफ नो वर्किंग। बट अगर इसको लेके कोई ब्रोकर्स अगर पूरा पेमेंट कलेक्ट नहीं कर रहे, प्रीमियम्स कलेक्ट नहीं कर रहे, शायद उन लोगों पे ये काइंड ऑफ नो दिक्कत है कि उनको पूरा का पूरा प्रीमियम कलेक्ट करना पड़े। बट अदरवाइज एज एन ऑप्शन बायर, अगर जैसे कोई प्रीमियम जैसे 100 रुपये में चल रहा है, इफ आई पेड दैट 100 रुपीज का प्रीमियम, मेरे हिसाब से दैट इज अ मैक्सिमम दैट वी कैन लूज, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। उससे ज्यादा हमें कमिटमेंट ऑफ कैपिटल नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बायर के हिसाब से एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज इन द काइंड ऑफ नो सर्कुलर दैट हैज कम। ओके असित, लेकिन कुछ चेंजेस हैं और उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे मैं ये समझना चाहती हूँ। वीकली एक्सपायरी के दिन क्या आपको लग रहा है ये जो हीरो जीरो ट्रेड्स लिए जाते थे, इट्स द एंड ऑफ दैट? क्या उस पर पहले इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? एंड डज इट रियली मेक अ डिफरेंस टू अ ट्रेडर लाइक यू और अदर्स? I guess there are times that we have seen that market is slightly manipulative in the sense like कुछ ऑप्शंस का प्रीमियम जो जैसे 5 रुपए 7 रुपए होते थे, इमीडिएटली वो 100-200 रुपए हो जाते हैं, एंड जस्ट टू रियलाइज इट इज कम बैक टू अगेन 20 रुपीज 15 रुपीज काइंड ऑफ थिंग। इस टाइप का एक्सपायरी मूव जो कि लास्ट के 1 घंटे में होता था, आई थिंक उस टाइप का स्पाइक शायद ना हो। एंड जैसे हमारा फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी जिसमें कि पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहता था इन कंपैरिजन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से वो स्पाइक्स थोड़ा कम रहेगा। जो हीरो जीरो ट्रेड का जो काइंड ऑफ क्रेज था मार्केट में, दैट शुड आल्सो कम डाउन, एंड राइटली सो। कभी कभी गामा एक्सप्लोसिव मूव के वजह से उस टाइप का मूवमेंट आते थे, बट हमें काफी सारे ट्रेडर्स ये समझने लगे थे कि ये हर एक एक्सपायरी में इस टाइप का ट्रेड होएगा, जो कि नहीं होता था। वंस इन जैसे 2-3 एक्सपायरी में अगर हो जाता है, बट ट्रेडर जो उसमें पैसा कमा लेते थे वो समझते थे कि हर एक ट्रेड में, हर एक एक्सपायरी में हमें इस टाइप का मूव मिलेगा, जो कि नहीं होता था। एंड लास्ट में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द थीटा डीके एंड लेट्स से options expiring worthless because of no presence of gamma explosion on that particular day, काफी सारे पैसा लूज किए हैं ट्रेडर्स ने। सो दैट इज हाउ आई विल बी काइंड ऑफ लुकिंग एट इट। यस, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्योंकि बढ़ाई गई है, उससे क्या ऑप्शन ट्रेडर्स पर इम्पैक्ट आएगा? अगर उसका उसको समझा सके। यस मैम, आई थिंक
इनिशियली अगर हम देखेंगे, अगर जैसे 25,500 700 में जैसे निफ्टी है, इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये प्राइस है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज इज 25, पकड़ लीजिए अराउंड 6 लाख रुपीज का मार्जिन हमें देना पड़ रहा था, राइट। सो 6 लाख मार्जिन के हिसाब से 25 का हम लेसा एक लॉट ले रहे थे। अगर वो 15 लाख या 20 लाख हो जाता तो हमारे मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 60 रफली। हम्म। सो मुझे लगता है कि एंट्री बैरियर एक क्रिएट होएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम कैपिटल टू कैन ऑफ नो एंटर इनटू द सेम लॉट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड। सो उसमें से मुझे लगता है कि people who have with modest capital who had easy entry, they will find it difficult, because obviously आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर बड़ा हो रहा है, 15 लाख का वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मिनिमम लॉट साइज अगर 60 या जैसे बैंक निफ्टी के केस में 30 हो रहा है, तो वही प्रीमियम अब लेट से अभी बैंक निफ्टी में लेट से एक लॉट का जो 400 रुपए होता था हाइपोथेटिकली, एटीएम पुट और कॉल वॉट या 300 रुपए होता था, अगर डबल हो जाएगा वो 700 रुपए 600 रुपए हो जाएगा, सेम काइंड ऑफ नो कमिटमेंट। सो मुझे लगता है वो एंट्री बैरियर में थोड़ा रोक लगाया जाए, जो कि शायद मेरे हिसाब से ठीक है, because people without adequate knowledge may be getting trapped in the market with the kind of craze that is going on with the option trading. So this entry barrier, I think, is a good move, to be honest. पहले मैंने एक चर्चा की शुरुआत ऑप्शन बायर के सवाल से की थी, बट जैसे आपने मेंशन किया, ये अगर ब्रोकर्स वसूल नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम है, उनको वसूलना पड़ेगा। इस समय ब्रोकर्स को ये पेमेंट करना पड़ता है, आई थिंक वो आगे चलकर क्लाइंट्स को सीधे पे करना पड़ेगा, सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू समवेयर और द अदर। ऑनेस्टली हर्षदे मैम, लाइक नो मैं जो भी काइंड ऑफ ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड किया हूँ, सारे के सारे जैसे मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, अगर मैं जैसे 40,000 का प्रीमियम खरीद रहा हूँ, then the available margin becomes 60,000 from the moment you buy that, let's say 40,000 worth of premium. So most of the brokers, they do collect. I am not sure कि अगर ये नियम सारे जगह पे लागू नहीं है, मे बी उसके वजह से सेबी का ये रूल आया हुआ है कि अपफ्रंट पेमेंट करना चाहिए फॉर प्रीमियम। आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी, टू बी ऑनेस्ट, एंड या आई थिंक दैट इज अ गुड मूव एनीवे। अच्छा, अब ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे, क्योंकि एक लॉट ट्रेड के लिए उनको आई थिंक 3 गुना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। डज दैट मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम? उसके लिए आपको उतनी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। क्या ये बहुत सारे लोगों को इस ऑप्शंस राइटिंग बाइंग वाले गेम से बाहर करने की तरफ एक कदम है? I guess, ma'am, at this point of time, most of the people who are educated and they are in the market as a professional, none of them, most of them do not do any naked option selling. They always do some hedging, spreads बनाते हैं, उसमें से margin का benefit भी होता है। But at the same time, अगर 3 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना का अगर जैसे जो मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, अगर उसके वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई नेकेड सेलिंग कर रहा है, उसके लिए इट इज गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज लेट्स से लास्ट के 1 घंटे में लग रहा है कि निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, 100 पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, तो काफी सारे लोग जितना भी जैसे कैपिटल है, जैसे 4 लाख 5 लाख 3 लाख जो भी है, उसमें से जितना भी क्वांटिटी आता है, दे मे बी जस्ट सेलिंग इट फॉर द हेक ऑफ इट, किया तो जीरो होने वाला है। अगर वो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी काइंड ऑफ नो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की 3 लाख 4 लाख नहीं, आपको मिनिमम अभी 7-8 लाख चाहिए। सो पीपल कैन नॉट गो विथ फ्री हैंड कि ओके फाइन, इसमें जितना कैपिटल में एक सेल कर लेता हूँ। सो वो एक बेनिफिट रहेगा फॉर अ रिटेल ट्रेडर विथ a modest capital, but people who are professionals and kind of working on a kind of decent capital, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इतना kind of दिक्कत रहेगा। बट ये रिटेल को आई थिंक थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए रेगुलेटर हमें kind of ये रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये काफी हेल्प करेगा काफी लोगों को। अब आसिफ, क्योंकि आप ऑफ कोर्स एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं बाय प्रोफेशन एंड नॉट बाय हॉबी, आर यू सैटिस्फाइड जो भी सभी ने एक्शन किया है? कोई कंप्लेंट्स, कुछ चीज जो कर सकते थे जो रह गई है, या फिर कुछ ज्यादा ही कर दी? मेरे हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है मैं वो जो तो बढ़ाने से मुझे लगता है कि somebody who is aspiring and do not have adequate capital, they still have learned the game, kind of a rule of the game, and they want to participate in the market. I think उनके लिए थोड़ा unfairness हो रहा है, because maybe everybody is not coming with a bigger capital. We always start small,
एंड कोई ट्रेडर जो कि मार्केट में टेस्ट करके बढ़ना चाहता है आगे, मे बी वो एंट्री बैरियर की वजह से ये थोड़ा, मुझे लगता है कि फॉर समबडी हु इज वेरी न्यू, it is little unfair, but at the same time, in the larger scheme of things, the kind of euphoria and craze that is there, be it Hero Zero trade and Delhi expiry. To be honest, ma'am, like now I have seen quite a few people like to call themselves as expiry traders. जी मुझे हाँ। लगता है कि वो kind of the terminology itself is bad. So when you say expiry trader means अगर आज के दिन पे expiry नहीं है, I don't have the skill set to trade in the market, and that is not the way to kind of look the kind of game of trading. That is my own personal perspective. So I think thoda discipline lagaya ja raha hai because of the euphoria that was going on. I think regulator has better mind and they have better understanding of the game. So हमें उनको जैसे भी वो rules regulation laid out कर रहे हैं, हमें उसको follow करना चाहिए. That is how I'll be जी looking at it. जी हाँ। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय Thank you, ma'am. निकाल कर ये सारी चीजें समझाने के लिए कि एक ट्रेडर की जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। शुक्रिया। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एज प्रॉमिस खिलाड़ी नंबर 1 हमारे 3 जानकार आज किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस कर रहे हैं। तेजी की तरफ ही ट्रेड आइडियाज होंगी या फिर कुछ मंदी के सौदे लेकर भी कुछ अपनी पोजीशंस को हेज किया जाएगा, इस सब पर बात आगे।